चलो, तो हाँ बच्चों, हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ चुके थे? संविधान, राज्यों का विलय पढ़ चुके थे, और उसके पहले वाली क्लास में हम लोग 1 से 4 तक के अनुच्छेद को पढ़ चुके थे। 1 से 4, और हमने कैसे बताया था कि पहला वाला अध्याय क्या बताता है? लेसन बताया था हमने भाग को संविधान के। और पहला वाला भाग क्या बताता है? पहला वाला भाग बताता है कि पहला भाग बताता है भारत संघ और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 बताता है भारत अथवा इंडिया, जिसको राज्यों का संघ कहा जाएगा। दूसरा विदेशी जमीन के अधिग्रहण की बात थी। तीसरा देशी, जो राज्य के अंदर के जो देश के अंदर के जो राज्य हैं उसके बारे में नामों का परिवर्तन और क्षेत्रों का परिवर्तन शामिल था। और उसके बाद आपका चौथा था जो राष्ट्रपति विरोध नहीं करेंगे जब सरकार, केंद्र सरकार अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग कर रही हो। ठीक है, चलो तुम थोड़ा सा आगे बैठ जाओ। तो तुम आगे बैठो, बहुत सही हो तुम, बहुत शर्मीले हो तुम, समझ गए? देखो, हमारा जो इंस्टीट्यूट है 250 सीट की लाइब्रेरी दिए हैं हम लोग, और क्लासेस छोटी दिए हैं। किस लिए दिए हैं? कि तुम लोग शर्माओ नहीं, इसलिए दिए हैं ना। तो आपको शर्माना नहीं है, आपको सामने आके बैठना है। 30 सीट की क्लास है हमारी, 250 सीट की लाइब्रेरी है। हम चाहें तो 200, 300, 500 सीट की लाइब्रेरी क्लास खोल सकते हैं, लेकिन हम आपके लिए चाहते हैं कि आपका पूरा डेवलपमेंट हो, स्किल का, पर्सनालिटी का। आप जब तैयारी में आते हैं तो आपको करना क्या काम है? सुनना भी वही है, देखना भी वही है, और पढ़ना भी वही है, और बैठना भी उन्हीं लोगों के साथ है जिसके साथ आप कुछ सीख सकें। अब दिल जले मूवी नहीं देखनी है, प्रेम रोग नहीं देखना है, कुछ पॉलिटिकल देख लो, कुछ अच्छा देख लो। और जब ये करोगे तो डेवलपमेंट होगा पर्सनालिटी में। एक पॉजिटिविटी की बात बताता हूँ। एक आदमी था, बहुत थक गया था यात्रा करके। वो गलती से एक पेड़ के नीचे बैठता है, और उसको पता नहीं था ये कल्प वृक्ष पेड़ है, मतलब जो उसके नीचे बैठ के इच्छा करी जाएगी वो पूर्ण हो जाएगी। वो बैठ के बोलता है कि बहुत थक गया हूँ यार, पानी मिल जाता, पानी मिल जाता है। उसके बाद वो सोचता है कुछ भोजन मिल जाता, भोजन मिल जाता है। फिर बोलता है थोड़ा सो जाता हूँ यार, चारपाई मिल जाता, बढ़िया गद्दा मिल जाता है। अब इतने देर तो पॉजिटिव था, निगेटिव कब हुआ? जब सोने को हुआ तो बोलता है कोई शेर आगे खा गया तो, और तब तक शेर आगे खा जाता है, क्योंकि सोया कल्प वृक्ष के नीचे रहता है। तो आपको पॉजिटिव रहना है और दम लगा के सपने के पीछे भागना है, ये जरूरी है। और आपकी क्लास बहुत छोटी है, किस लिए? कि हम एक एक बच्चे का नाम जान सकें, एक एक बच्चे पे ध्यान दे सकें। हम 500-900 की भीड़ नहीं जुटा रहे हैं। लाइब्रेरी हमारी बड़ी भले है, क्लास हम लोग छोटी रखते हैं, है ना। तो चलो अब हम नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। भाग 2 नागरिकता। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? सिटीजनशिप। नागरिकता। सबसे पहला विचार किसने दिया था नागरिकता पे? अरस्तू ने दिया था। ये सब कहने की बात होती है, भारत में भी विचार निकले थे इसके बारे में, लेकिन अब जिसके पास पैसा है उसका नाम चलता है, तो इनका भी नाम चल गया है। पश्चिमी देश के जो लोग थे उनका, मतलब भारत में भी विचार दिया गया है। आप मेंस में जब आएंगे तो पूरा डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे, और मेंस के टेस्ट सीरीज की जब बात करेंगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चन देंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अरस्तू ने दिया था। और भारत में जो सिटीजनशिप नागरिकता है, जब संविधान बना तो लिया कहाँ से गया था? ब्रिटेन से लिया गया था। क्लियर हुआ ये बात? ब्रिटेन से लिया गया। अब नागरिक होते कितने प्रकार के हैं? नागरिक किसी भी देश के 3 प्रकार के होते हैं। नागरिक कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। पहला कौन होगा? एक तो मूल नागरिक होगा, एक विदेशी मित्र होगा, और तीसरा विदेशी शत्रु होगा। मूल नागरिक को सभी मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब ये अगले भाग का बात है, भाग 3 का बात है मौलिक अधिकार, तो वहां पढ़ लेंगे इसको पूरा। अभी यहां बता देते हैं। पूरे मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं इसे। पूरे मौलिक अधिकार किसको प्राप्त होंगे?
जो नियम संसद बनाती है नागरिकता का, उस पे अगर कोई रजिस्टर्ड व्यक्ति है जो भारत का मूल नागरिक कहलाएगा, उसको सभी मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। उसके बाद जो विदेशी मित्र हैं जो जैसे कि रूस हो गया, ये विदेशी मित्र की श्रेणी में भारत रखता है इसको, इनको कुछ अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। 15, 19, 15, 19, 29 एंड 30 ये भारत के नागरिकों को तो प्राप्त है, विदेशी मित्रों को ये मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इसकी व्याख्या हम अगले भाग में कर देंगे। अभी बस नागरिकता पढ़ रहे हैं तो मूल अधिकार को नहीं पढ़ेंगे। और इनमें विदेशी शत्रु कौन कौन देश है भारत के? पाकिस्तान और बांग्लादेश। बांग्लादेश भी पाकिस्तान का भाग था, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब पाकिस्तान को नहीं दिया गया था, विदेशी शत्रु रखा गया था। जब पाकिस्तान से टूट के बांग्लादेश बना तो उसको भी इसी श्रेणी में रख दिया गया है। इसमें इन नागरिकों को जो भारत में रहेंगे उनको एक और अधिकार प्राप्त नहीं होता है। वो क्या है? 15, 19, 29 और 30 और नहीं, ये 22, ये 29, तो 15, 19, 22, 29, 30 ये विदेशी शत्रुओं को प्राप्त नहीं होते हैं। एक क्या बढ़ जाता है इसमें? 22 बढ़ जाता है शत्रुओं में, और इसमें क्या घट जाए? ये इसमें नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया नागरिकता क्या है। इसमें आप समझ गए पूरी बात को। अब आगे बढ़ते हैं आगे की कहानी पे। अब भारत की नागरिकता का जो चैप्टर है, भाग है पार्ट 2 संविधान का, उसमें नागरिकता का उल्लेख कहाँ से किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? 5 से 11, 5 से 11 आर्टिकल 5 to 11 क्या है? इसमें नागरिकता है, नागरिकता है। ठीक है, अब आर्टिकल 5 क्या बोलेगा? आर्टिकल 5 जो बोलता है नागरिकता को लेके, वो क्या बोलेगा कि पहला शर्त रखता है आर्टिकल 5 कि उसका जन्म भारत में हुआ हो। जो व्यक्ति नागरिक हो उसका जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है, वो भारत का नागरिक होगा। अब आर्टिकल 6 क्या बोलता है? उसमें कुछ और बात हो कि या तो उसके माता पिता भी भारत के हों, या तो उसके माता पिता भारतीय हों, ये दोनों तरह के व्यक्ति क्या होंगे? भारत के नागरिक होंगे, है ना। या तो वो खुद हो जिसका जन्म हुआ हो, और या तो उसके माता या पिता में से कोई भी एक हो जिसका जन्म जो भारत का नागरिक हो। ठीक है, तीसरा क्या रखता है? भारत का संविधान कब लागू हुआ, इम्प्लीमेंट कब हुआ? 26 जनवरी 1950। ठीक है, इसके 5 साल पहले तक, ये से 5 ईयर पहले से वो क्या रह रहा हो? वो भारत में रह रहा हो। ठीक है, 5 साल पहले से वो भारत में रह रहा हो। कब? 26 जनवरी 1950 के। ये 3 पॉइंट है जो बताता है आर्टिकल 5। ठीक है, अब आर्टिकल 6 क्या बोलता है कि आर्टिकल 6 अनुच्छेद 6 है ना, कि अब एक परमिट रूल लागू होता है। अब जब भारत का बंटवारा हुआ, भारत का डिवीजन हुआ 1947 में, तो क्या होता है वहाँ पे बहुत सारे लोग वहाँ रह जाते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ रह जाते हैं। फिर कुछ लोगों को रियलाइज होता है कि हमको पाकिस्तान जाना चाहिए, हमको इंडिया आना चाहिए। तो जो पाकिस्तान में रह जाते हैं वो सोचते हैं कि हम इंडिया में चले आएँ। तो इंडिया में जब वो आने की बात करते हैं तो यहाँ की सरकार उनके लिए आर्टिकल 6 का प्रावधान कर देती है। ठीक है, और क्या करती है? 19 जुलाई 1948 को एक परमिट रूल ला देती है। परमिट रूल मतलब आप जब आएंगे तो बॉर्डर पे चेक पोस्ट बन रहेगा, वहाँ से आपको लिखवा लेना है। ठीक है, एक अधिकारी बैठे रहेगा जो भी इंडिया गवर्नमेंट उसको हायर करेगी। अब 19 जुलाई 1948 से वो परमिट रूल लागू होता है आर्टिकल 6 के थ्रू।
आप परमिशन लेके, परमिट मतलब परमिशन लेके आना है चेक पोस्ट से, बॉर्डर के जो जो वे खुले रहेंगे वहाँ से आपको परमिशन लेके आना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आती है कहानी आर्टिकल 7 की। आर्टिकल 7 की, आर्टिकल 7 की, ठीक है। देखो, तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट ऑफिसर बनने की, तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, पब्लिक डीलिंग। उसको आपको सीखना होगा। आप जितने मजबूत पोस्ट में रहेंगे उतने मजबूत लोगों से आपका पाला पड़ेगा। तो अगर आप क्लास में शाई रहेंगे, शर्मिंदे रहेंगे, क्लास में सोचेंगे पीछे बैठ जाए, बैक बेंचर बनेंगे 25-30 लोगों में, तो आपको समस्या ये होगी कि जब आपको एक बड़े अफसर बन जाओगे फिर पब्लिक डीलिंग नहीं कर पाओगे। आप 99% ले आ लो, 100% ले आ लो, लेकिन पब्लिक डीलिंग नहीं आएगी तो आप अच्छा सर्विस नहीं दे पाएंगे। अच्छे अच्छे अधिकारी इसीलिए सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि वो पब्लिक डीलिंग नहीं जानते हैं। वो आपको सीखना पड़ेगा, और आप जब भी फ्रंट पे रहेंगे तो पब्लिक डीलिंग अपने आप आ जाती है। हिम्मत रखेंगे, आगे बढ़ के काम करेंगे तो पब्लिक डीलिंग आती ही आती है। अब आर्टिकल 7 क्या बोलता है कि 1 मार्च 1947 के बाद जो भारत आएगा, 1 मार्च 1947 के बाद जो भी भारत में आएगा उसको क्या करना पड़ेगा, पहले तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करवाएगा वो, और आफ्टर रजिस्ट्रेशन 6 मंथ में उसको क्या मिलेगा, सिटीजनशिप मिलेगा। आर्टिकल 7 बोलता है, आर्टिकल 7 किससे रिलेटेड, 47, याद रखना आर्टिकल 7 47 से रिलेटेड है। ईयर अगर गड़बड़ करे तो दिक्कत मत ले लेना। 1 मार्च है, ठीक है, 1 मार्च है ये, और ये आर्टिकल 7 को बताता है। अब आर्टिकल 8 क्या है, आर्टिकल 8 बता रहा है कि आर्टिकल 8 बोलता है अगर कोई बंदा भारत में रह रहा होगा, अगर भारत का नागरिक होगा, कब, जब उसके पेरेंट्स में से कोई भी या तो मदर और फादर, कोई भी भारत का नागरिक होगा तो आर्टिकल 8 के थ्रू उसका बच्चा भी भारत का नागरिक होगा। आर्टिकल 8, ठीक है। अब आर्टिकल 9 क्या बोलता है, आर्टिकल 9 बोलता है एकल नागरिकता, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप बोलता है। अब सिंगल सिटीजनशिप मतलब एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। अब एकल नागरिकता भी 2 तरीके की होती है, इंटरनली भी होती है और एक्सटर्नली भी होती है। अब इंटरनली की बात समझ लेते हैं पहले। जैसे अमेरिका में जाएंगे तो आप अमेरिका के सिटीजनशिप कहलाएंगे, इंडिया के सिटीजन कहलाएंगे, ठीक है, अमेरिका के। लेकिन आप जिस स्टेट में रह रहे होंगे वहाँ के भी आप क्या रहेंगे, नागरिक रहेंगे, ठीक है, वहाँ के भी सिटीजन रहेंगे और अमेरिका के भी रहेंगे। लेकिन भारत में क्या होता है, आप निवास बनाते हैं ना स्टेट का, उससे कंफ्यूज मत होइएगा कि आप निवास बना रहे हैं तो वो भी नागरिकता, वो नागरिकता नहीं है ना। नागरिकता अलग चीज़ होती है, निवास प्रमाण पत्र अलग चीज़ होता है, ठीक है, जिसको डोमेसाइल बोलते हैं। तो डोमेसाइल अलग चीज़ है और नागरिकता अलग चीज़ है। अब इंटरनली सिटीजनशिप मतलब क्या होता है कि कोई भी पर्सन सिर्फ भारत का, इंडिया का सिटीजन होगा, ठीक है, इंडिया का सिटीजन होगा वो। कौन, कोई भी। इंटरनली सिटीजनशिप मतलब किसी स्टेट को उसको नागरिकता नहीं मिलेगी ना, स्टेट का निवास प्रमाण पत्र बनता है, डोमेसाइल बनता है, और ये सिटीजनशिप है, दोनों अलग अलग चीज़ें। एक्सटर्नली मतलब क्या हो जाता है कि अगर कोई भी पर्सन इंडिया के साथ साथ अगर किसी और देश की सिटीजनशिप ले लेता है, जैसे कि मान लो अक्षय कुमार हैं, अक्षय कुमार तो इंडिया में रह रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहाँ की नागरिकता ले रखी है, कनाडा की। तो अक्षय कुमार भारतीय नागरिक नहीं है तो क्या नहीं बन सकते, राष्ट्रपति नहीं बन सकते, ठीक है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो कोई भी जो भारत का नागरिक होगा ये सब काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, किसी गैजेटेड पोस्ट पे नहीं जा सकते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम रहते हैं उनके साथ। तो
ऐसे मतलब एक्सटर्नली सिटीजनशिप मतलब क्या होता है, वो एकल नागरिकता। तो एक्सटर्नली मतलब क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति भारत का ही सिर्फ नागरिक होगा, दो देशों का नागरिक कोई भी भारतीय नागरिक नहीं रहेगा, अगर रहेगा तो अपने आप उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। ठीक है, वो होता है एक्सटर्नली। वो ये 2 टाइप हो गया, एकल नागरिकता, इंटरनली और एक्सटर्नली। ठीक है, और दूसरी बात आर्टिकल 10 क्या बोलता है? आर्टिकल 10 बोलता है आप भारत के नागरिक तब तक ही रहेंगे, ठीक है, आप भारत के नागरिक तब तक रहेंगे जब तक भारत की पार्लियामेंट चाहेगी। भारत की पार्लियामेंट अगर नहीं चाहेगी तो आप नागरिक नहीं कहलाएंगे। ठीक है, और ऐसा कोई भी प्रकार का बिल, ऐसा कोई भी प्रकार का बिल संसद क्या कर सकती है? सिंपल मेजॉरिटी से पास कर देती है, मतलब 50% +1। तो ये जो होता है नागरिकता, इसको चेंज करने के लिए क्या चाहिए गवर्नमेंट के पास, यूनियन गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 50% +1 की मेजॉरिटी चाहिए और इसमें चेंज हो जाएगा। आपकी नागरिकता बस इतने से समाप्त हो जाती है, सिंपल मेजॉरिटी से। ठीक है, नागरिकता आपका समाप्त हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होता है। सिंपल मेजॉरिटी से आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब आगे कहानी पे आते हैं, इसको डिलीट करते हैं, अब सारा इरेज करते हैं, मिटा दें, मिटा दें। देखो अब आगे कहानी क्या शुरू हो जाती है। आर्टिकल 11, आर्टिकल 11 क्या बोलेगा कि इस पे जो रूल बनाएगा कौन बनाएगा? अब एग्जाम में आ गया कि अगर सिटीजनशिप पे रूल बनाना तो कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट बनाएगा, सुप्रीम कोर्ट बनाएगा, है ना। तो इसको मौलिक अधिकार से, फंडामेंटल राइट से कनेक्ट मत करना। इस पे सारा रूल बनाने का राइट किसके पास है? पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट के पास। ठीक है, पार्लियामेंट के पास है इसका पास सारा पावर। यही बोला है आर्टिकल 11 कि सारा इस पे का जो रूल बनेगा वो पार्लियामेंट के थ्रू ही बनेगा। ठीक है, अब आते हैं 1955 में नागरिकता अधिनियम। सिटीजनशिप एक्ट। अब देखो सिटीजनशिप एक्ट क्या है? नागरिकता अधिनियम आया 1955 में। ये पूछ सकता है ना कब आया, तो 1955 में। हिंदू कोड बिल भी इसी समय का है और नागरिकता अधिनियम भी इसी समय का है। अब इसमें कुछ चीज़ें थी जो करी गई, जो बाद में फिर चेंज भी हुआ, उन दोनों को देखेंगे। पहले यहाँ पे सिटीजनशिप कैसे मिलता था? नागरिकता जन्म के आधार पे। जन्म के आधार पे पहली बात में मिलता था। दूसरी बात में क्या हुआ? वंश के आधार पे। पहला जन्म के आधार पे था, दूसरा वंश के आधार पे था, तीसरा रजिस्ट्रेशन के थ्रू था। रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण के आधार पे था। अब हुआ दिक्कत कहाँ पे? इसको चेंज क्यों करना पड़ा? क्योंकि यहाँ पे हुआ था बांग्लादेश इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे, वहाँ से लोग बहुत ज़्यादा भारत में आ रहे थे, पाकिस्तान से भी घुस रहे थे, और यहाँ तो आ रहे थे वो अवैध नागरिक थे, और आने के बाद यहाँ पे अपने बच्चों को, उनके बच्चे पैदा हो जा रहे थे तो वो इंडियन सिटीजनशिप हो जा रहे थे। इंडियन सिटीजनशिप उनको ऑटोमेटिक मिल जा रही थी। अब दिक्कत यहाँ पे ये हुआ था कि वो भारत के प्रति ईमानदार तो रहेंगे नहीं, कोई भी विदेशी नागरिक भारत के प्रति ईमानदार नहीं रहेगा, तो इसको चेंज